किए थे 7 जनवरी का प्रश्न, है ना। 7 जनवरी को जो प्रश्न पूछा गया था वो किए थे। आज हम लोग करेंगे 6 जनवरी का, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का सबसे इजी प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैर से सिर, हाथ पैर से केंद्र की ओर। देखो पहले समझो, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, मूर्त से, क्योंकि बच्चा पहले मूर्त चीजों को, जिसको जैसे कि मोबाइल के बारे में देखेगा तो मोबाइल को जो देख रहा है उसको समझेगा, फिर इसके अंदर की फीचर्स को समझेगा। तो ये वाला हो गया गलत हमारा। देखिए सामान्य से विशिष्ट ये सही है। अब पैर से सिर नहीं होता, हम लोग पढ़े हैं, है ना, मस्तकाधोमुखी था ना जी, जिसमें क्या होता है सर से पैर होता है, पैर से सिर नहीं होता। हाथ पैर से केंद्र नहीं होगा, केंद्र से हाथ पैर होगा, है ना, इसलिए उल्टा कर दिया गया ऑप्शन, इसीलिए बी सही होगा। सभी ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 पर, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय परिवार वाले से। तो ये बात भी सही है, जिसका उच्च आय है उसका परिवार का जो है लाइफ स्टाइल अलग होगा आम बच्चे से। दूसरा क्या होता है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिकी नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता। सबका बचपन एक समान होगा ऐसा नहीं होगा, विविधता होती है, अंतर होता है सबके बचपन में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि विविधता में क्या होता है, आपको आपकी आर्थिक दशा प्रभावित करती है, सामाजिक दशा प्रभावित करती है, आपका शारीरिक दशा प्रभावित करता है। इसीलिए इसका ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही होगा, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। अब देखिए मटर, पहले हाथ का विकास हुआ फिर उंगली का विकास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर। जब केंद्र से होगा तो ये समीप दूराभिमुख, ये हो जाएगा। क्योंकि ये दो ही टाइप होता है, एक शीर्षगामी या समीप दूराभिमुख। शीर्षगामी में सर से पैर, इसमें क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो पहले हाथ फुटबॉल पकड़ा तो बॉल पकड़ा था, हाथ का विकास, उसके बाद उंगली का विकास हो रहा है, यानी बड़े मसल से छोटे मसल्स की ओर, तो समीप दूराभिमुख हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 नंबर का। प्रश्न संख्या 4 पर आइए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावक से सीखते नहीं भाई, पड़ोस से भी सीख सकते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक, सरल रैखिक कभी भी नहीं है, वर्तुलाकार होता है, क्योंकि एक ही दिशा में नहीं होता, अलग अलग जगहों से बच्चे सीखते हैं, दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 5, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना रहे, वस्तु अस्थायित्व का समझ हो जाता है उसमें कि कोई माँ अगर नहीं भी है, अगर वो कहीं चली भी गई है तो उसके बारे में दिमाग में उसका तस्वीर रहता है, समझ में आते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम सीधा यहाँ से एक चीज है, वस्तु अस्थायित्व का समझ किस उम्र में बनता है, तो संवेदी चालक में, कि पूर्व संक्रियात्मक में, कि मूर्त संक्रियात्मक, की अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए इसका संवेदी चालक नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहार करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए प्रश्न संख्या 6 पर जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है 2 से कितना साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। तो संवेदी चालक आपको पता ही है कितना, 0 से 2, और ये कितना होता है 2 से, ये कितना हो जाता है 7 से 7 हो जाएगा 11, और ये 11 के बाद वाला ये क्या हो जाएगा 11 के बाद। तो ये वाला 2 से 7 सही है, ये प्यारे साहब का टर्म है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि मूर्त संसाधन देंगे जो दिख सके,
जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का, देखो जटिल चीज अभी समझ नहीं पाएगा बच्चा। अमूर्त समस्याओं पर, जब इसमें अमूर्तता का गुण आया ही नहीं तो अमूर्त समस्या क्यों देंगे। परिकल्पनात्मक सोच भी इसमें विकसित नहीं होती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण, हम क्या बताए, अस्थायी। पाड़ क्या है, वाइगोत्स्की साहब का टर्म है। पाड़ क्या होगा, अस्थायी मदद, है ना, अस्थायी मदद करना है, क्या कहलाता है, पाड़। सवालों का जवाब बताना, ये नहीं होगा। देखो भौतिक पुरस्कार, पुरस्कार दंड की बात वाइगोत्स्की का टर्म नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये भी इसका नहीं, ये पावलोव में चले जाएगा। इशारे एवं संकेत, जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कुछ मिस्टेक हो रहा था, आपको इशारा दिया गया, कोई मैसेज दिया गया, उसके थ्रू आप कर पाए, ये बी हो जाएगा पाड़ का सही उदाहरण। देखिए इसमें सीटेट में होता क्या, प्रश्न वही है, ऑप्शन आपको हर बार, एक ऐसा प्रश्न कई बार आपको मिला होगा पाड़ का सही उदाहरण, लेकिन ऑप्शन हर बार बदला हुआ मिलेगा। अगला है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। केवल शब्द तो ऐसे भी जो है निरर्थक है, खाली ज्ञान को अवशोषण करना ही सीखना है, नहीं होगा। सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित, इनाम और दंड की बात ये वाइगोत्स्की साहब नहीं करते। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया था, निष्क्रिय तरीका नहीं होगा। जब तीनों गलत हो गया तो डी तो सही होगा ही, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या है, ज्ञान का सह निर्माण। और चूंकि ये भी रचनावादी है, कौन रचनावादी है, वाइगोत्स्की साहब भी और पियाजे साहब भी, तो सह निर्माण कर रहे हैं। जब निर्माण की बात आ जाएगी तो ऑप्शन डी इसका। और उसके बाद उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे स्वतंत्र रूप से करने व दूसरों की मदद, यानी कि कुछ चीज बच्चा खुद से कर सकता है, कुछ दूसरों की मदद से करेगा, वही पाड़ और जड़पीडी पढ़े है ना, तो यही हो जाएगा। तो 8 नंबर तक हो गया क्लियर हम लोग का। आते प्रश्न संख्या 9 पर। अब कोहलबर्ग साहब का आता है नैतिक विकास, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ, यानी कि न्याय मिलना चाहिए, ये सबसे आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। तब जब न्याय की बात होती है, आप लोग बताएं, आज्ञापालन दंड अभिविन्यास तो सबसे शुरू वाला अवस्था होगा, नैतिकता की बात ही करेगा नहीं, और ये न्यायिक शब्द की बात नहीं करेगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या होता है, हम वही काम करेंगे जिसमें लोग हमको अच्छा कहेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अधिकारता समाज कर्म व्यवस्था विन्यास, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि न्याय मिलना चाहिए, सबसे जरूरी, यानी सबसे ज्यादा नैतिक सोच इसी उम्र में होगा। सबसे लास्ट वाला में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये चौथा स्टेप ही ना होगा, ऑप्शन डी। आप लोग क्या मारे हैं, सी, कंफ्यूज कर गया, सी नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए 10 नंबर का प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, रुकिए 1 मिनट, गाड़ी जा रही है, जाने दीजिए। हाँ अब देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होगा, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश के द्वारा, औपचारिक अनुदेश परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक। तो देखो अधिगम बहुत ही सरल प्रक्रिया भी नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया। प्रगतिशील में क्या होता है, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, जब दूसरों से इंटरेक्ट हो रहा है तो ये सामाजिक व्यवस्था होगी, सामाजिक क्रिया होगा ही। ऑप्शन ए से बेटर ऑप्शन बी लग रहा है, बी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, अब आ गया बहुबुद्धि गार्डनर साहब का, है ना, क्या कह रहा है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को परितोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, हर हाल में बुद्धि को विकसित कर सकता है, ये गलत हो गया। हर व्यक्ति विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में बताएं, सही तो यही होगा, ऑप्शन सी डी। फिर भी देखेंगे उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल बन, खाली उपलब्धि हासिल कर लिए तो बुद्धिमत्ता माप ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ा सा एग्जाम क्रैक कर लिया, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, हो सकता है केवल उस क्षेत्र में आप उसको नॉलेज अच्छा होगा। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यहाँ तो फिर जातिवाद और वो रूढ़ धारणा वाला बात आ जाता है, तो ऑप्शन बी सही।
चलिए 12 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? आप लोग क्या बोले हैं? हिंदी। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं हिंदी को, क्योंकि राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहा जाता है, लेकिन हिंदी नहीं, अंग्रेजी, संस्कृत कुछ भी नहीं, मातृभाषा या घर का भाषा कहा गया। प्राथमिक स्तर पे बच्चे जो सीखेंगे अपने घर की भाषा में सीखेंगे, मातृभाषा में सीखेंगे। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। बैठने की अवस्था में लचीलापन, मतलब ये फिक्स लिमिटेड नहीं होगा, लड़की यहीं बैठेगी लड़का वहीं बैठेगा, ये नहीं होगा, लचीलापन होगा। अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना, जो भी अधिगम करता है वो भी समूह में कार्य करता है। किस कक्षा की विशेषता है? देखिए व्यवहारवादी कक्षा, ये तो होगा नहीं, ये तो व्यवहारवादी आ जाता है शिक्षक केंद्रित। समाजवादी संरचनावादी कक्षा का यही हो जाएगा, ये शिक्षक केंद्रीय भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा भी नहीं होगा। यानी इसमें कैसा बैठाया जाएगा? चारों तरफ से बच्चे बैठ जाएंगे, या एक लिमिटेड सीट नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान। मानकीकृत रहेगा तो व्यक्तिगत भिन्नता लिमिटेड है, फिक्स है कि यही सिलेबस पढ़ना है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित ये भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले, गैर संदर्भित जो होगा वो गलत वर्ड है, लेकिन संदर्भित सही है। संलग्न व संदर्भित, एक डी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या आज की क्लास का अभी का देखिए अंतिम देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य रटने की क्षमता का परीक्षण, गलत हो जाएगा। पुनरुत्पाद व याद रखने की बात नहीं कही जा रही। सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, हम शुरू में कहे हैं कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन जो हमारा होता है निदानात्मक होता है, ताकि बच्चे की समस्या को देखें कहाँ पर है और उस समस्या को दूर करके उसके सीखने की प्रक्रिया में उसकी मदद की जाए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से 15 प्रश्न 6 जनवरी का जो था हम लोग का हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट 15 हम लोग करेंगे।